गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मुझे मालूम है आप ठीक होगे। अब दूसरा लेक्चर 10th क्लास का है, जियोग्राफी में। जो चैप्टर का नेम आप लोगों को पता ही है, सामने क्या लिखा है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जियोग्राफी में। तो इसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताया और मुझे आशा है कि आप लोग जरूर उसको पढ़े होंगे और देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी के ऐप में जाइए, ऐप से उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें से आप देख सकते हो। तो पिछले में मैंने आपको बताया था रिसोर्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसके आधार पे? ऑनरशिप के आधार पे, या मैंने आपको बहुत सारी बातें बताया था, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी ओरिजिनल के बेसिस ऑफ ओरिजिन के, उसके बाद बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी ये सारी चीजें के आधार पे हमने क्लासिफाइड किया था। लेकिन अब हम सबसे पहले लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं। लैंड रिसोर्स यानी लैंड मीन्स होता है क्या? जमीन। इसके संसाधन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। Thus, land is a natural resources of utmost important. It support natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. यानी सारी चीजें लैंड के बाद देते। अब देखिए, लैंड के बारे में सारी बातें आपको बताई जाएंगी इसमें। तो हम लोग जमीन पर रहते हैं, उसके बाद में हमें विभिन्न प्रकार के हम आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो जमीन पर ही करते हैं। और इसके बाद में विभिन्न, और हम देखिए लैंड को हम यूज विभिन्न प्रकार से यूज करते हैं। बहुत सारे वेज यानी तरीके हैं। जैसे कि हम जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो लैंड पर ही होते हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और नेचुरल वेजिटेशन जो भी होता है वो लैंड पर ही रहता है, यानी प्राकृतिक वनस्पति। और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य के जो जीव होते हैं वो भी लैंड पे ही रहते हैं। इस तरीके ह्यूमन लाइफ हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाकलाप जो भी है सब किस पे? लैंड पे ही होता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं सब लैंड पे ही होते हैं। इसलिए हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फिनिट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा एसेट यानी संपत्ति है लैंड, क्योंकि सारी जितनी भी चीजें होती हैं सब किस पे होती हैं? लैंड पे होती हैं। अब सुनिए आगे, इट इज द इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत ही दिमाग से, बहुत ही ध्यानपूर्वक योजना बना के हमें लैंड को यूज करना चाहिए। और इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेनियस प्लेटू, प्लेन्स एंड आइलैंड। यानी हमारे इंडिया में विभिन्न कई रूपों में जमीन है। उसके
जो दशाएं हैं वो सब अलग अलग है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उसके बाद में प्लेटू हो गया यानी पठार हो गए, पठार के अलावा भी प्लेन यानी मैदान हो गया, और आइलैंड यानी कि द्वीप हो गए। तो इनको हम प्रॉपर यूज करेंगे, ढंग से प्लानिंग से करेंगे, जब ही हम यूज कर पाएंगे इनको। तो अब इसको सुनिए अबाउट, इसमें थोड़ी सी और बात आपको बतानी है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। देखिए पूरे लैंड एरिया जो हमारे देश में मिला हुआ है उसमें 43% जो है वो प्लेन है, समतल है, ठीक है। which provided facilities for agriculture and industry, जो कि उद्योगों के लिए या एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए हमें काम आती है। और उसके अलावा माउंटेनियस प्लेटू प्लेन account for 30% of the total surface area of the country and ensure presented flow of some rivers provides facility for irrigation, tourism and ecological aspect। 30% जो जमीन है वो लगभग माउंटेनियस है आपके देश में, और जो कि जिसमें नदियां भी बहती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, सिंचाई होता है, हर चीज होता है। और लगभग 27% जो लैंड आपका है आपके कंट्री का वो प्लेटू रीजन है, यानी पठार के क्षेत्र हैं, जो इस तरफ आपको याद होगा डेक्कन प्लेटू जो इस तरफ है साउथ की तरफ। कितने हैं वो? 27%। जिसमें क्या है प्लेटू है, इट पोसेसर रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। इसमें बहुत सारे जंगल हैं, फॉसिल फ्यूल यानी आपके जीवांश जो ईंधन है, फॉसिल माने जीवांश, फ्यूल माने ईंधन, और मिनरल, ये सब उसमें सिर्फ मिलेंगे। उसमें कृषि का कार्य बहुत कम होता है। लैंड यूज यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग किस तरह करना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट हुआ, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन या वेस्ट लैंड में कभी कल्टीवेशन नहीं हो सकता है, यानी खेती नहीं हो सकती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, उसके बाद बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रियां जो हैं ये ऐसे लैंड होते हैं जिसमें एग्रीकल्चरल नहीं हो सकता है। उसके अलावा भी आगे भी देखिए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, उसमें शामिल है आपका फॉलो लैंड, यानी जो जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे का मतलब जो ढालूपन है, आगे ऊपर नीचे है, उसमें भी कृषि का कार्य नहीं हो सकता। कृषि कार्य उसमें होगा जो प्लेन लैंड हो। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है, लेफ्ट हो जा जो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी लगभग 5 साल से, कुछ ऐसे भी जमीन आपके देश में है लगभग 5 साल से वो खाली पड़े हैं, उसमें कोई कृषि का कार्य ही नहीं होता है, समझ में आया। और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग फॉलो लैंड। अच्छा अब आगे हम आपको बात कर रहे हैं, चौथा नंबर है आपका फॉलो लैंड। फॉलो लैंड क्या होता है? जो करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर। कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिसमें वर्ष में सिर्फ एक बार कृषि का कार्य होता है, बाकी कार्य नहीं हो पाता है, उसको फॉलो लैंड में कैटेगरी में आता है। दूसरा अदर बी का इसमें अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, और पीछे के 1 साल या 5 साल पीछे जिसमें कृषि का कार्य नहीं होता है उसको फॉलो लैंड के कैटेगरी में लाया गया है।
ठीक है। अब पांचवा नंबर है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब यह है कि मुख्य जमीन ऐसी जिसमें सिर्फ बुआई हो। ठीक है, तो इसके लिए देखें, एरिया सोन मोर देन 1 इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रास क्रॉप्ड एरिया। इसका मतलब यह है कि साल में एक बार, 2 बार, 3 बार अगर एग्रीकल्चर का एक्टिविटी हो तो उसको नेट सोन एरिया कहा जाता है। ठीक है, लैंड यूज पैटर्न बनाया गया है, यानी लैंड को यूज करने का पैटर्न यानी नमूना कैसे होता है उसके बारे में सुनिए आप। तो द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल etc। देखिए, लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, उसको आपको ये निर्धारित करना रहेगा कि उसका फिजिकल यानी उसकी दशाएं क्या होती हैं, कंडीशन क्या है, जैसे उसका टोपोग्राफी, क्लाइमेट कहाँ कैसे है, यानी वो उस स्थान की जलवायु कैसी है, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो इसको अलग अलग, सॉइल का टाइप कैसा है, किस प्रकार की मिट्टी है, ये देखना पड़ता है। ह्यूमन के फैक्टर कैसे हैं, कितने ह्यूमन हैं, वहाँ क्या पॉपुलेशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। और उसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसा है कि कितना लैंड है और उस लैंड पे कितने लोग रहते हैं, इसको डेंसिटी कहा जाता है ये। और वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ का ट्रेडिशन भी कैसा है, यानी कोई ऐसा आइटम होता है कि कोई चीज़ जहाँ उगाओ तो उस क्षेत्र के लोग उसको यूज करें, तो समझ जाइए उसका ट्रेडिशनल वहाँ वो क्रॉप हो जाएगा। जैसे कि ऐसे स्थान पे कोई क्रॉप ना उगाओ कि जिसमें कि वहाँ के लोग किसी को उसकी ज़रूरत ही ना हो और आप वहाँ कृषि का कार्य करो उस क्रॉप का, तो ये भी देखना पड़ता है। समझ गए ना। अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 32,08,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आपके देश की है पूरा, और जिसमें 93% ही आपके यूज में है। उसमें चक्कर क्या है कि 90 क्या ऐसा परेशानी है जो कि 93% ही यूज है, तो उसमें कुछ कारण ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं उसमें एक ही स्टेट यानी असम को छोड़ के बाकी जो स्टेट हैं उसमें पूरी कृषि का कार्य नहीं होता है। और उसके अलावा भी आपका एरिया कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसको कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाई यानी कब्जा कर रखा है और चाइना कब्जा कर रखा है। इसलिए आपके पास 32,80,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के जमीन में सिर्फ 93% ही यूज होता है लैंड आपका। ठीक है, अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर आल्सो डिक्रीज। और धीरे धीरे देखो, जो परमानेंट यानी लगातार जो पास्चर यानी चारागाह जिसको बोला जाता है, चारागाह है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा यानी कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि हमें जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे धीरे धीरे हमें हर चीज़ की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता पड़ रही है, सब कुछ की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए धीरे धीरे चारागाह का क्षेत्र कम होता जा रहा है। ठीक है, और अब आगे सुनिए है, क्योंकि how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it more of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation। तो या तो अच्छी क्वालिटी का लैंड नहीं है
या कल्टीवेशन के योग्य हो नहीं सक, उसको वहां कल्टीवेशन करने के लिए बड़ा कीमत लगानी पड़ती है। समझ में आई बात है। इस तरीके से अब हम आपको आगे ले चल रहे हैं। 54% ऐसा टोटल आपका रिपोर्टिंग एरिया है जो NSA है, यानी नेट सोन एरिया, NSA नेट सोन एरिया, यानी कहने मतलब 54% ऐसा जमीन है जिसमें कृषि का कार्य सिर्फ हो सकता है। ठीक है, ये अब आगे सुनते हैं। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नेट सोन एरिया वैरी है। वैरी का मतलब भिन्न है, अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए 80% जो टोटल एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में होता है। सबसे ज्यादा 80% नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में है, और सबसे कम यानी 10% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान और निकोबार आइलैंड में होते हैं। ठीक है, अब हम आगे। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज द वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरिया एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज etc। देखिए कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो कि ऐसे जमीन पड़े हैं जो खाली हैं, बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें खेती हो ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें फॉरेस्ट भी नहीं हो सकते हैं, एरिड हैं वो। तो उसमें ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि ये नेट सोन एरिया से अलग रहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ है जैसे राकी हो गया, एरिड डिजर्ट हो गया। इस क्षेत्रों में लैंड को क्या नॉन एग्रीकल्चरल क्षेत्र ये होता है, तो इसमें सेटलमेंट बना दिए जाते हैं, रोड बना दिए जाते हैं, रेलवे लाइनें बिछा दी जाती हैं और इंडस्ट्री खोल दिए जाते हैं। ठीक है, continuous use of the land over a long period of time without taking appropriate measures to cover the manage of is resulted in the land degradation। अगर सही ढंग से आप यूज ना करो, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आप सॉइल में ना करो, समझ गए, बिना उचित मेजर के तरीके से अगर आप बिना मैनेजमेंट के कोई कार्य करोगे, कृषि का या कोई भी कार्य करोगे, तो वो जमीन आपकी बेकार हो जाएगी और उसको कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन, यानी जमीन का खत्म होना, डिग्रेडेशन। ठीक, दस इज टर्म हैज ए सीरियस रिपरक्यूशंस ऑन ए सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इसलिए ये बहुत ही पर्यावरण के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए एक संकट का, एक दुख की बात है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड का डिग्रेडेशन मीन्स होता है घटाना, कम होना, समझ गए, जमीन का कम हो जाना, और उसका कैसे कंजर्वेशन किस तरीके से उसका संरक्षण किया जाए ये बताने की जरूरत है। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विथ द पास्ट generations and will have to do with the future generation too। 95% of our basic needs for food, shelters and clothing are obtained from land, और human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated to piece of natural forces to
काज डैमेज टू लैंड। देखिए सबसे पहले लैंड का अगर हम कहें बात करें जमीनों की, विशेषकर डिग्रेडेशन की अगर बात करें, यानी उसके घटाने की बात करें, कम होने की, बर्बाद होने की बात करें, तो इसमें हमारे पीछे जनरेशन से उसको हमें शेयर करते चले आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और हमारे आगे वाला जो जनरेशन, आने वाला जो फ्यूचर का जो जनरेशन है वो भी शेयर करे। इसलिए हमें बहुत ही प्रॉपर केयरनेस होना पड़ेगा। हमें बिल्कुल एक तरह से हमें सारे, क्योंकि जितने भी फूड के जितनी भी आवश्यकताएं हैं, क्लॉथिंग से लेके, फूड से लेके, या और भी शेल्टर, या क्लॉथिंग, शेल्टर, फूड, ये सब हमें लैंड से ही प्राप्त होता है। लैंड नहीं रहेगा तो उसमें मकान नहीं बन सकता। ह्यूमन के जितने एक्टिविटी है उसको डिग्रेडेशन लैंड होता है, लेकिन अगर हम सही ढंग से इसको काम नहीं करेंगे, आने वाले समय में हमें परेशानी का कारण बन सकता है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। और देखिए कुछ और ऐसे कारण है, ह्यूमन के एक्टिविटी होते हैं, क्रियाकलाप जो होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट यानी जंगलों को काट देना, जंगलों को बर्बाद कर देना, ये सब कुछ लैंड डिग्रेडेशन का आपका कुछ सहायक ऐसे होते हैं, कंट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है। माइनिंग साइट्स अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्केर्स एंड ट्रेस ऑफ ओवर बर्डनिंग इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव टू काज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। और देखिए थोड़ा सा बात और हम करते हैं कि जैसे माइनिंग होता है, माइनिंग के जो साइट होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे माइनिंग का कार्य होने के बाद में वैसे ही खुला मिनरल को निकाल लेते हैं और कोई एप्रोप्रिएट उसको ढकते नहीं है गड्ढे को। चाहिए कि मिट्टी को जहाँ से आप निकाले हो फिर उस मिट्टी को उसमें डाल के उसको कर दो, तो क्या होता है उसमें पानी भर जाता है और धीरे धीरे लैंड वो खराब हो जाती है। तो ये सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के कुछ हैं, सारे ऐसे हैं। और देखिए अब हमने जितने भी आपको बात बताई है उसको आप ध्यान करिए, गौर कीजिए। अब आगे का जो हमें लेक्चर नंबर 3 जो है वो तीसरे वीडियो में लेके आएंगे। और एक बात का याद रखना आप कि आप कमेंट जरूर करना, और ऑल द बेस्ट।